शादी के बाद प्यार धीरे-धीरे कम और ईएमआई धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। ये स्टेटमेंट नहीं हकीकत है। आज इंडिया का हर दूसरा कपल फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है। बच्चों का एजुकेशन, घर का खर्च और भी जो जॉइंट खर्चे हैं, पेरेंट्स का टेक केयर, ईएमआई, इसके कारण वो दबा हुआ है। आज इंडिया में जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं, उस डिवोर्स में से हर तीसरा डिवोर्स का रीज़न है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पैसे से रिलेटेड, और इसका एक मेजर रीज़न है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का नहीं होना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर एक कपल्स के बीच में फाइनेंस को लेकर के लड़ाई क्यों होते हैं। उसके बाद देखें कि एज ए कपल आप किस तरह से अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं, और एंड में बताएंगे कि अगर दोनों पार्टनर्स के बीच में जो इनकम है वो एक का ज़्यादा और दूसरे का कम है, तो उस केस में कैसे हैंडल करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश्वर, आप देख रहे हैं गुड लक फाइनेंस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बताऊं उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कपल्स के बीच में फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों लड़ाइयाँ होती है। तो उसका रीज़न नंबर 1 है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। एक चाहता है मैं पैसे को अभी खर्च करूँ, एंजॉय करूँ इस मोमेंट को, दूसरा चाहता है कि नहीं मैं पैसे को सेव करूँ अपने आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए। तो ये जब आपसी में तालमेल नहीं होता है, उसके कारण लड़ाई होता है। रीज़न नंबर 2, सीक्रेट लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल। शादी के बहुत दिन बाद वाइफ को अचानक से पता चलता है कि मेरे हस्बैंड के नाम पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारा पर्सनल लोन था, या फिर किसी भी तरह का कार लोन या होम लोन था, जिसे उसके बारे में उसे पता नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोन नहीं छुपा रहे हैं, वहाँ पे आप ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं, और ये ट्रस्ट सिर्फ एक जगह से नहीं, धीरे-धीरे और भी बहुत सारी जगह से ब्रेक होता है, और उसके कारण फिर आगे चल कर के लड़ाइयाँ होती हैं। रीज़न नंबर 3, ईगो क्लैश। मैं ज़्यादा कमाता हूँ, तुम कम कमाती हो, या ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है। ये जब ईगो आ जाता है बीच में, कपल्स के बीच में, तब उसमें फाइनेंसेस को लेकर के और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है, हर छोटे-छोटे चीज़ों के ऊपर। रीज़न नंबर 4, लैक ऑफ शेयर्ड फाइनेंशियल गोल। देखिए, अगर आप एक टीम में 2 मेंबर हैं और दोनों मेंबर अलग-अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, दोनों अलग-अलग गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इंडिविजुअली आप जीत जाएँ, लेकिन एज़ अ टीम आप हार जाएँगे, कभी नहीं जीत पाएँगे। तो एक टीम को दोनों मेंबर्स एक-दूसरे का गोल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बेटर ये हुआ कि आप एक कॉमन गोल बनाएँ और दोनों मिलके उस कॉमन गोल को अचीव करने का कोशिश करें। आइए आप जानते हैं कि टोटल 8 स्टेप में किस तरह से एज़ ए कपल आप अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं। प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, शेयर योर फाइनेंशियल स्टेटस विथ योर पार्टनर ऑनेस्टली। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कपल्स का, तो बहुत बार हमें ये पता चलता है कि एक पार्टनर अपना एक्चुअल इनकम कभी बताता ही नहीं है। उसे ये फील होता है कि अगर आज हम एक्चुअल इनकम बता दिए, तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही उठाना पड़ता है, और बहुत जगह ये देखा गया कि ये हकीकत भी है। दूसरा पार्टनर अर्न कर रहा है, उसके बाद भी एक पार्टनर को पूरा खर्च उठाना पड़ रहा है। तो आगे हम बताएँगे इस वीडियो में कि उस केस में आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपना जो भी लोन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का होम लोन है, या फिर पर्सनल लोन है, या कार लोन है, किसी भी तरह का लोन है, तो उसको शेयर कीजिए कि मेरे पास इतना-इतना लोन है और इतना टेन्योर का है। थर्ड, अगर किसी भी तरह का और आपके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने डिपेंडेंट ब्रदर या सिस्टर को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को शेयर कीजिए कि मैं पर मंथ मुझे इतना पैसा उधर एलोकेट होगा। इससे काफ़ी क्लैरिटी आता है। स्टेप नंबर 2, एलोकेट योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, दोनों पार्टनर्स में अगर आप ये सोचें कि मैं करूँगा या वो करेगा, तो इस चक्कर में कभी वो काम हो ही नहीं पाता है। तो अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलोकेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अक्सर देखा गया है कि 2 पार्टनर्स में से कोई एक ना एक होता ही है जो थोड़ा ज़्यादा ऑर्गनाइज़ होता है, या फिर जिसे नंबर क्रंचिंग पसंद हो। तो अगर उस तरह का केस है, तो एक पार्टनर आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन बजटिंग करेगा, कौन बिल्स का मॉनिटरिंग करेगा, और कौन इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजंस लेगा। जिसको फाइनेंस का नॉलेज, अगर वो फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिसीजंस ले, कौन सा फंड मुझे लेना है, या फिर कौन से स्टॉक्स लेना है, खुद अगर रिसर्च करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फाइनेंशियल प्लानर का हेल्प ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ जॉइंट बजट। देखिए, बजटिंग में बेसिकली 3 एलिमेंट होता है। सबसे पहला होता है कि नीड, आपको अपना नीड का एनालिसिस करना है। दूसरा होता है वांट, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट्स। तो आप एक जॉइंट बजट बनाइए कि आपका खर्च कितना है जो दोनों को इम्पैक्ट करता है, जैसे घर का रेंट कितना है, बिजली बिल कितना आ रहा है, या फिर और भी जो ईएमआई है वो कितने हैं, बच्चे हैं तो बच्चे का एजुकेशन का फी, जो और खर्चे हैं, मेडिकल खर्च, ये सारी चीज़ नीड है। उसमें आप अपने इनकम का 50% को अलॉट कीजिए। दूसरा आता है आपका वांट। वांट मतलब जो आपकी इच्छाएँ हैं, आपका मनपसंद कार खरीदना, ट्रिप पे जाना, या फिर किसी को हो सकता है चैरिटी करना भी वो मनपसंद हो, तो उस चीज़ के लिए आप 30% का अलॉट कीजिए, और नेक्स्ट 20% को आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलॉट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर एक कपल का टोटल अर्निंग है 1 लाख रुपया, तो उसमें से 50,000 रुपया आप अपने घर के खर्च को लिए अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट 30,000 को आप अपने इच्छाओं को पूर्ति के लिए, और 20,000 को आप इन्वेस्ट कीजिए। स्टेप नंबर 4, टेक अ प्रॉपर इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस खर्च नहीं, एक तरह से गिफ्ट है आपको अपने पार्टनर के लिए, लाइफ टाइम गिफ्ट। क्योंकि हमारे पास 2 तरह का मेन रिस्क है। सबसे पहला रिस्क ये
अगर जो अर्निंग मेंबर है वो नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा। और दूसरा रिस्क ये है कि अगर हम जिंदा हैं लेकिन हमारा फाइनेंशियल हेल्थ खराब होता है, अगर हमारा हेल्थ कंडीशंस खराब होता है तो उस केस में क्या होगा। अगर जिस दिन अर्निंग मेंबर नहीं रहा तो उस केस के लिए है टर्म इंश्योरेंस। तो और अगर एक कपल्स में दोनों पार्टनर दोनों अर्निंग हैं तो दोनों का सेपरेट टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब ये टर्म इंश्योरेंस कितना का होना चाहिए, उसका एक सिंपल रूल होता है कि जो आपका ईयरली एक्सपेंडिचर है उसका एटलीस्ट 20 टाइम्स। एग्जाम्पल्स के लिए अगर किसी कपल का ईयरली एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपया है तो उसे एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, 1 करोड़ का सेपरेटली दोनों लेंगे। दूसरा होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं लेकिन अगर आपका हेल्थ कंडीशन खराब हो गया उस केस में क्या कीजिएगा। आपको सालों लग जाता है सेविंग को एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट बनाने में, बट वो हेल्थ कंडीशंस एक झटके में आपके सालों को सेविंग को खत्म कर देता है। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए है हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी कवर और मैटरनिटी कवर लेना नहीं भूलें। स्टेप नंबर 5, हैव एटलीस्ट 6 मंथ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको पीस ऑफ माइंड देता है। अगर कोविड जैसा सिचुएशंस आ गया या फिर कल के डेट में आपका जॉब लॉस हो गया या फिर और कोई इमरजेंसी आ गया तो उस केस में क्या कीजिएगा। तो उसके लिए होता है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड का सिंपल रूल है कि आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसका एटलीस्ट 6 टाइम्स। अगर किसी एग्जांपल्स के लिए किसी का फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 रुपया है तो एटलीस्ट 3 लाख का उसका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को आप एफडी में पार कर सकते हैं या फिर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं। स्टेप नंबर 6, आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल। देखिए फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको घर खरीदना है। घर कहाँ खरीदना है, अगर नहीं है तो जहाँ आप करंट सिटी में रह रहे हैं वहीं पे खरीदना है या फिर और कोई दूसरी जगह पे खरीदना है, कितने सालों के बाद खरीदना है, उस वक्त कितना कॉस्ट आएगा और उस कॉस्ट को मीट करने के लिए आज आपको कितना इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, इस तरह से। दूसरा गोल हो सकता है कि आपका बच्चे का एजुकेशन का प्लान करना है, तो उसका भी आपको देखिए कि आज उस आपका बच्चा कितना एज का है और कितने साल बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा और उस वक्त उस स्टडी के लिए कितना कॉस्ट लगेगा और उसके लिए आज आपको कितना खर्च करना है या फिर कितना आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी या फिर और भी किसी भी और दूसरे मोड को लेकर के। तीसरा गोल आपका हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग का। तो उसके लिए भी आपको इसी सेम तरीके से प्लान करना होगा कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने साल बाद रिटायर होंगे और रिटायरमेंट के बाद आप कहाँ पे स्टे करेंगे। आप जिस करंट सिटी में वहीं पे स्टे करेंगे या फिर आप अपने गाँव या फिर और जहाँ भी स्टे करना है वहाँ पे आपका घर है नहीं है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए। उस वक्त आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीजिए वो कैलकुलेट कीजिए और उसके लिए आज आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ऑलरेडी रिटायरमेंट्स के ऊपर हमारा एक वीडियो है, अगर आपको और डिटेल्स में जानना है कि आप अपने रिटायरमेंट को किस तरह से प्लान कर सकते हैं तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, देखिए बहुत बार होता है कि दोनों पार्टनर्स का इक्वल इनकम हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई पार्टनर्स 50,000 रुपया महीना कमा रहा हो और दूसरा पार्टनर 25,000 रुपया महीना कमा रहा हो। तो उस केस में आप अपने एक्सपेंडिचर को कैसे शेयर कर सकते हैं? तो इसका 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर कीजिए, 1:2 रेशियो में। एक पार्टनर 50,000 कमा रहा है, दूसरा पार्टनर 25,000 कमा रहा है, मतलब 1:2 रेशियो है। अगर आपका खर्च 1 महीने का 30,000 रुपया है तो जो पार्टनर 50,000 रुपया अर्न कर रहा है वो 20,000 कंट्रीब्यूट करेगा और जो पार्टनर 25,000 रुपया कमा रहा है वो 10,000 कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए यहाँ पे इक्वली करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक पार्टनर को ये फील नहीं हो कि सारा का सारा खर्च मेरे कंधों पे है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरा है। जब आप एज ए कपल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल्स के साथ साथ में मैरिड लाइफ भी काफी स्मूथ हो जाता है। और यहाँ पे जब दूसरा पार्टनर का जॉब ले ऑफ होता है या फिर प्रमोशन होता है उस वक्त भी हेल्प होता है और यहाँ पे मैं और तुम नहीं हम हो जाते हैं। तो उसमें पता नहीं चलता है कि मेरा कितना है और तुम्हारा कितना है और आपका लाइफ काफी स्मूथ चलता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टोटल इनकम को मर्ज करें, उसके बाद सारे खर्चे करें और उस टोटल इनकम में से एक सर्टेन परसेंटेज दोनों निकाल करके अपने खर्च के लिए रख लें। एग्जाम्पल्स के लिए अगर आपका एक पार्टनर 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, दूसरा पार्टनर 25,000 रुपया, तो टोटल कंबाइंड इनकम हो गया उस घर का 75,000 रुपया। तो उसका 10% 7,500 रुपया एक पार्टनर रख लें, दूसरा 7,500 रुपया दूसरा पार्टनर रख लें और उस पैसे को आप अपने मर्जी से खर्च कर सकते हैं जो आपका इच्छा हो सकता है आपको ट्रिप करना हो आप ट्रिप चले जाइए, हो सकता है आपको कोई गैजेट्स खरीदना हो गैजेट्स खरीदिए या फिर शॉपिंग करना हो तो शॉपिंग कीजिए। बेसिकली उस पैसे के ऊपर किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा, जो आपका मर्जी आता है वो आप कर सकते हैं। ये जब आप करते हैं तो जो फ्रीडम के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती है कपल्स के बीच में ये रुक जाती है। स्टेप नंबर 8, लास्ट स्टेप, एनुअल रिव्यू। एनुअल बेसिस पे आप रिव्यू कीजिए कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो कितना अचीव हुआ, कितना होना बाकी है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर नहीं। और भी अगर किसी भी तरह का चेंजेस आ रहा है, अगर आपका जॉब में प्रमोशन हुआ है या फिर और किसी भी तरह का नया खर्च ऐड हुआ है, बेबी प्लान किए हैं उसका नया कोई खर्च ऐड हुआ है तो उस भी चीज़ को अपने बजटिंग में एकोमोडेट कीजिए
और फिर उसके हिसाब से अपने मॉडिफाइड प्लान को लेकर के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जो भी लोग, जो कपल्स साथ में बैठ करके फाइनेंस को प्लान करते हैं, उनके फाइनेंसेस के साथ साथ में जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है वो भी बढ़ता है। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपने फाइनेंस को कब प्लान किया है। अगर नहीं किया है तो आज जाइए अपने पार्टनर्स के साथ में बैठिए और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।